मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी। Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में फैसला ले लिया है कि वो जाति जनगणना कराएगी। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जाति जनगणना अब इस देश में होने जा रही है। सबसे पहले बधाई देना होगा उन लाखों लोगों को जो जाति जनगणना के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे को देश का केंद्रीय विमर्श का मुद्दा बनाया, जिन्होंने सेमिनार करके देश को समझाया कि जाति जनगणना इस देश का एक्सरे है। जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा नहीं, जाति जनगणना से सबका साथ सबका विकास तय होगा। जाति जनगणना से ये राष्ट्र सबका बनेगा। जाति जनगणना से देश को नए आंकड़े मिलेंगे, जिससे ये देश तय कर सकेगा कि विकास की मुख्य धारा में कौन हाशिए पर रह गया, कौन आगे बढ़ गया। जाति जनगणना इस देश को मुकम्मल बनाने का एक पहला कदम था। बधाई दीजिए देश के उन तमाम लाखों लोगों को जिन्होंने आज इस देश को आजाद भारत के बाद पहली बार वह पहला कदम व्यवस्थित तौर पर उठाने का दिन दिखाया है। इस देश के समाजवादियों का ये नारा था, इस देश के अंबेडकर वादियों का ये मिशन था, इस देश के मंडल आंदोलन का ये अधूरा ख्वाब था। इस देश में जो भी देश से मोहब्बत करता था उसका ये सपना था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात तथ्य के रूप में जान लीजिए कि जाति जनगणना आजादी के पहले 1931 तक तो हुई। 1951 में जनगणना हुई, लेकिन जातियों को नहीं गिना गया। देश ने यह सोचा, यह कल्पना किया कि जातियां नहीं गिनेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। मगर रोज हम ऐसी सूचनाओं और खबरों की बाढ़ देखते जा रहे हैं कि जातियों के न गिनने से जातिवाद खत्म नहीं हुआ। यहां तक कि जिन संस्थानों के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो जातिवाद खत्म करेंगे, वे संस्थान ही जातिवाद के सबसे बड़े अड्डे बन गए। मिसाल के तौर पर देश भर के विश्वविद्यालय, देश भर के कुलपति, देश भर के प्रोफेसर, देश भर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये जातिवाद के सबसे बड़े अड्डे बन गए। कभी लेटरल एंट्री तो कभी एनएफएस, तो कभी बराबरी का हिस्सा न मिल पाना इस देश की सबसे बुनियादी समस्या थी। ये देश जानना चाहता था कि देश की 90% आबादी असल में देश चलाने में कहां है। वो कितने प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने, जज बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कितने ब्यूरोक्रेट बने, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी बने, कितने ग्रेड बी, सी और डी की नौकरियों में हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर में हैं, कितने बिजनेस व्यापार में हैं, वह एक्सरे जब तक नहीं होगा देश को आंकड़े ही नहीं पता चलेंगे। आजादी के बाद लगातार इसकी मांग होती रही। काका कालेलकर कमीशन जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उसने भी रिकमेंडेशन किया कि जातियों को गिनना होगा। मंडल कमीशन यानी ओबीसी को हक दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर और समाजवादियों के आंदोलन के जरिए अनुच्छेद 340 का जो रास्ता बना, जिसके आधार पर मंडल कमीशन गठित हुआ, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि अगर आप जातियों को नहीं गिनेंगे तो यह देश के समग्र विकास के साथ धोखा होगा। इसलिए जाति जनगणना तत्काल होनी चाहिए। मगर वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ही लागू नहीं हो रही थी। उस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए कोई दक्षिण भारत का करुणानिधि जैसा नेता आंदोलन करने लगा तो उत्तर भारत में कोई शरद यादव मंडल रथ लेकर निकले।
उत्तर भारत की राजनीति में एक तरफ लालू प्रसाद यादव और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव मंडल आंदोलन लागू करो के नारे लगा रहे थे, तो वहीं कोई मान्यवर कांशीराम या रामविलास पासवान जैसे नेता मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस देश में पीडीए की एकजुटता बनी थी। इस देश के समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोग सड़कों पर लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे। मंडल लागू हुआ तो लाठियां खाई, गालियां सुनी, अपमान सहा। पहले अपमान सहा था किसी कर्पूरी ठाकुर या राम नरेश यादव ने कि उन्होंने ओबीसी का आरक्षण यूपी और बिहार में लागू कर दिया था। मगर मंडल आंदोलन जब लागू हुआ तो लोगों ने गालियां सुनी, कहा कि यह देश पिछड़ जाएगा, मेरिट की हत्या हो जाएगी। मगर बाद में लगातार हमने 2-3 दशक में यह देखा है कि मेरिट की हत्या तो बिना मंडल लागू हुए हो रहे थे। मगर मंडल आंदोलन इस देश की विभाजन रेखा रहा आजाद भारत की। इसने तय किया कि मंडल के बाद ओबीसी की तमाम जातियां देश में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ने लगी। मगर उसके बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा था कि अगर सवर्ण तबके और ओबीसी की गिनती अगर नहीं होती है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती तो जनगणना में होती थी, यानी 2011 की जनगणना जो हुई है उसमें भी एससी और एसटी की गिनती हुई है, धर्म गिने गए, भाषा गिनी गई, सब कुछ गिना गया। मगर 2 लोगों का आंकड़ा इस देश को नहीं पता था। इस देश में सवर्ण आबादी कितनी है और इस देश में पिछड़े वर्ग में कितने लोग आते हैं। 1996 से 1998 के बीच मंडल लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह, संयुक्त मोर्चा, समाजवादी और अम्बेडकरवादी खेमा 1990 के बाद जब मजबूत हो रहा था तो देवगौड़ा की सरकार में यह तय किया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। मगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आते ही यह फैसला ले लिया 1999 में कि 2001 की जनगणना के साथ जातियां नहीं गिनी जाएंगी। उसके बाद भी लगातार ये मांग उठती रही, 2002-03 में भी इसकी मांग उठती रही। 2009-10 तक आते आते यह एक अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप ले लेता है। 2010 में जब संसद भवन में बैठकर इस पर चर्चा हुई तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि 2011 की जनगणना में जातियों को गिना जाएगा। सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो सेंसस कमिश्नर है उसके अंडर में जनगणना एक्ट के तहत जाति जनगणना होगी। मगर कांग्रेस की बदमाशियों के चलते जनगणना एक्ट के तहत 2011 में जनगणना नहीं हुई, जातियों को नहीं गिना गया और जातिगत और आर्थिक सर्वे किया गया। याद रखिएगा 2010 के उस सर्वसम्मति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुकुमदेव नारायण यादव से लेकर के मरहूम गोपीनाथ मुंडे तक शामिल थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव से लेकर के लालू प्रसाद यादव, शरद यादव से लेकर के रामविलास पासवान, कोई नेता ऐसा नहीं था जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा हो। सबने मेहनत की मगर वो अफसोस की सफर अधूरा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आना शुरू हुई तो उसने कहा कि हम जातिगत सर्वे नहीं कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आती है तो वो शुरुआत में तो कुछ संकेत करती है कि वो जाति जनगणना कराएंगे, मगर बाद में वो इससे हाशिए पर ढकेल देती है। बहुत ही चतुराई के साथ जो लोग मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के सड़क पर आ गए थे, जो लोग जाति केंद्रीय विमर्श का मुद्दा न बने, इसलिए धर्म की राजनीति को पिछले 3 दशक से हावी रखे, आज वो मजबूर हो गए हैं। उन्हें मजबूर करने के लिए इस देश के तमाम लाखों लोगों को आज बधाई देने का वक्त है। आज बधाई देने का वक्त है बिहार की महागठबंधन सरकार को, जिसने नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की अगुवाई में आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य में जाति जनगणना कराई, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, मगर उसे न्यायपालिका से लेकर के तमाम कानूनी दावपेच में रोक दिया गया। जातिगत जनगणना तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने भी कराई और कई किस्म की पेचीदगियों के बीच फंसते हुए भी वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने तक जा रहा था। आज बधाई देना होगा इस देश में समाजवादी और अम्बेडकरवादी उन नेताओं को जिन्होंने संसद से लेकर के सड़क तक वो माहौल बना दिया जिसके बाद जाति जनगणना होनी पड़ रही है। आपको याद होगा 2024 के आम चुनाव के पहले 3 नेताओं ने पूरे देश का केंद्रीय विमर्श जाति जनगणना यानी सामाजिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसे केंद्रीय विमर्श का मुद्दा बना दिया।
पहले नेता का नाम मैं लेना चाहूंगा अखिलेश यादव, दूसरे नेता के तौर पर राहुल गांधी और तीसरे नेता के तौर पर आपको याद करना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव को। अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव का केंद्रीय विमर्श संविधान बचाने पर बनाया, पीडीए की रणनीति बनाई और सड़क से लेकर संसद तक जाने कितनी बार सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि अगर जातियां नहीं गिनी गई, जाति जनगणना नहीं हुई तो सबका साथ सबका विकास कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने के नैरेटिव के सामने ध्वस्त किया, उत्तर प्रदेश में 43 सीटों पर बीजेपी को हराया और जब जीत कर संसद में आए तब भी खड़े होकर के कहा आपको मौका दे रहे हैं, जाति जनगणना करा लो, अगर आपने जाति जनगणना नहीं कराई तो हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादियों के इस तेवर को इस भाषण के साथ सलूट करिए, क्योंकि उनके तेवर ने, उनके संघर्ष ने, उनके पीढ़ियों के बलिदान ने, उनके पुरखों के गाली सुनने और अपमान सहने के बाद आज ये दिन आया है कि केंद्र सरकार आजादी के बाद पहली बार मंत्रिमंडल से फैसला कर चुकी है कि वो जाति जनगणना कराने जा रही है। वो तमाम कुर्बानियों के बाद हासिल है आज का दिन, इसलिए बधाई तो बनती है। इसलिए अखिलेश यादव और समाजवादियों को बधाई देने के बाद आपको राहुल गांधी को दिल खोलकर बधाई देनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया कि हां, हमसे पहले कई बार गलती हुई। राहुल गांधी ने इस देश के केंद्रीय विमर्श को बदल कर रख दिया जब उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक ये पूछना शुरू किया कि 90 कैबिनेट सेक्रेटरी में केवल 3 ओबीसी क्यों हैं। बताओ इस देश के पत्रकारों में कितने एससी एसटी ओबीसी हैं? क्योंकि राहुल गांधी पिछड़े या दलित समुदाय से तो आते नहीं, इसलिए उनको वह गालियां नहीं पड़ी जो इस देश के पिछड़े और दलित नेताओं को जाति जनगणना की पैरोकारी करने के चलते अपमानजनक गालियां सुननी पड़े। हालांकि फिर भी राहुल गांधी को पार्टी के भीतर से लेकर पार्टी के बाहर तक विरोध का सामना तो करना पड़ा, मगर राहुल गांधी को इतना क्रेडिट तो देना होगा कि उन्होंने भी पूरे देश का केंद्रीय विमर्श का मुद्दा जाति जनगणना को बना दिया। उसके बाद नाम लेना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव का। तेजस्वी यादव ने 2020 की आम चुनावों के साथ आज तक बिना विचारों से समझौता किए समाजवाद की कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मंडल का आंदोलन, इन सब की विरासत को आगे बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव के सांप्रदायिकता के सामने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर निडरता और बेबाकता को आगे बढ़ाया और तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे एक राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाने में समर्थन किया। देश के उन तमाम दलों का भी समर्थन करिए। मिसाल के तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के तमाम नेताओं ने लगातार ये बात कही कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के बाद ही हम इस देश में मुकम्मल विकास कर सकते हैं, सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिल सकता है। उन तमाम नेताओं को बधाई दीजिए, बधाई देना शुरू करिए तो किताब लिखने वाले बुद्धिजीवियों को बधाई दीजिए, लेख लिखने वालों को बधाई दीजिए, सड़क पर उतर कर लड़ने वालों को बधाई दीजिए। कई लोगों का नाम आप नहीं जानते होंगे, मगर जिनको जानते हैं उनको आज फोन करके बधाई दीजिए। बधाई दीजिए जाति जनगणना के लिए लड़ने, बोलने और गालियां अपमान सहने वाले हमारे जैसे लाखों लोगों को। आज उनकी मेहनत से, आज उनके धैर्य से ऐसा दिन आया है। इसलिए याद रखिएगा कि यह देश के विकास का मील का पत्थर साबित होगा। मगर आखिर में मैं सोचता हूं कि उनका क्या होगा अब जो रोज ये सोचते थे कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ जाएगा। आरएसएस की तरफ से भी कहा गया कि जातियां गिन लीजिए लेकिन इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिना राजनीति के तो कुछ नहीं होता साहब। आरएसएस से बड़ी राजनीति इस देश में कौन करता है? लेकिन जाति जनगणना का विरोध नहीं कर सकते थे।
आज भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का विरोध नहीं कर सकती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा यह बन चुका है कि वो जाति के आइडेंटिटी को हावी न होने दे, वो धर्म की आइडेंटिटी को हावी होने दे। इसलिए याद करिए, पहलगाम के हमले के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट आया था कि धर्म पूछा, जाति नहीं। बधाई दीजिए कि आज बीजेपी जाति पूछने के कैबिनेट का फैसला ले चुकी है। यह दिन क्यों आया और अब भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब क्या देगी? भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देगी कि उसके नेताओं ने हर दिन जाति जनगणना जैसे एक बड़े आंदोलन और परियोजना का उपहास उड़ाया। सवाल पूछना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार, वो सवर्ण तबके के लोग अब क्या करेंगे जिन्होंने इसका विरोध किया? वो तमाम एंकर जो टेलीविजन पर बैठकर दिन रात कोसते थे, बताइए हम 21वीं सदी में आ गए, दुनिया चांद पर जा रही है, हम जातियों को गिनने जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि अब पैनल डिस्कशन में होगा क्या? उन एंकरों की दुखती रग अब कैसे शांत होगी जो रोज रात दिन इसके विरोध में बोलते रहे ताकि केंद्रीय विमर्श में सामाजिक न्याय का मुद्दा ना आए। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर हावी हुआ इस देश के समाजवादियों और अंबेडकरवादियों का आंदोलन और मिशन और जाति जनगणना अब कराई जाएगी। इसलिए आज बधाई देने का वक्त है उन तमाम लोगों को जो जाति जनगणना के पक्ष में थे। आखिर में जाते जाते केवल इतना कहना चाहूंगा, जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में भारत का बढ़ता पहला कदम होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान लागू होने के बाद, मंडल आंदोलन की 2 सिफारिशें लागू होने के बाद यह तीसरा पड़ाव है जिस दिन भारत अब मुकम्मल राष्ट्र बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। इस कदम की बधाई दीजिए, मगर याद रखिएगा जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। जाति जनगणना में हर एक जाति के आंकड़े गिने जाने चाहिए। जाति जनगणना में सब कुछ का हिसाब होना चाहिए। अगर इस देश में 100 लोग रहते हैं तो कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को बिजनेस व्यापार में बढ़ावा मिला, कितने लोगों के पास जमीन है, कितने लोगों के पास संसाधन है, कितने लोगों को कुछ भी नहीं मिला, और कौन अपनी अनुपात से कई गुना ज्यादा जगह घेरे हुए है। जाति जनगणना एक्सरे करेगी, जाति जनगणना फुल बॉडी चेकअप करेगी और जाति जनगणना फुल बॉडी चेकअप करके इस देश को आंकड़े देगी। अगर यह जनगणना एक्ट के तहत होगा तभी वैलिड होगा। इसलिए आज वैलिडिटी की दिशा में पहला कदम उठाया जा रहा है, लेकिन यह पहला कदम है। केवल जातियों को गिन लेने से मामला बनेगा नहीं। पहले बधाई ले लीजिए कि इतने दिनों बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक ऐसा मुकाम आया है जो इस देश के लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख देगा, करोड़ों लोगों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। मगर यह पहला कदम है। एक्सरे और फुल बॉडी चेकअप की जब रिपोर्ट आएगी तब बैठकर हम इसका चर्चा करेंगे कि अब कौन सी दवाई इस देश को देनी है, कौन सा इलाज करना होगा, कैसे बीमारी ठीक होगी। बीमारी पहचानने के बाद हम उस पर बात करेंगे। जाति जनगणना बीमारी पहचान कराएगी, फिर उसका इलाज शुरू होगा, फिर एक स्वस्थ भारत पैदा होगा, एक विकसित भारत बनेगा, एक विश्व गुरु भारत बनेगा। बीमारी छिपाने से बीमारी लाइलाज होती, बीमारी को पहचान कर, बीमारी को स्वीकार करके बीमारी का इलाज करने से बीमारी ठीक हो जाती है। भारत ने बीमारी को स्वीकार कर लिया है और अब बीमारी की पहचान करने जा रहा है। पहचान लेंगे जब बीमारी, इलाज तब करेंगे। एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, संपन्न भारत और सबका समान भारत बनेगा। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशी राम, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, समाजवादी आंदोलन के तमाम नेता और मंडल आंदोलन के नेताओं का दिन साकार होगा। इसलिए आप भी
अब अपने आसपास बधाई दीजिए, सेमिनार करिए, किताबें लिखिए, लेख लिखिए और कहिए कि अब देश बराबरी की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए आज का दिन उन तमाम लोगों को बधाई देने का दिन है। बधाई दीजिए, ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी और बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही किसी जरूरी मसले पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।